सभी को गुड इवनिंग। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है कॉम्प्रिहेंशन, जिसे आप बचपन से बोलचाल की भाषा में अनसीन पैसेज के नाम से जानते हैं, जो आप बचपन से सॉल्व करते आ रहे हैं। अनसीन पैसेज उसे एक्चुअली कहा जाता है कॉम्प्रिहेंशन। अभी कॉम्प्रिहेंशन यानी क्या? कॉम्प्रिहेंशन एक्चुअली बना है शब्द कॉम्प्रिहेंड से, जिसका मतलब होता है पढ़कर समझना, उसका अर्थ समझना किसी भी चीज का। कॉम्प्रिहेंड वर्ड एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी भी दी हुई वस्तु को, लिटरेचर को पढ़कर उसका अर्थ समझना, उसे हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंड। और उसी से बना है ये शब्द कॉम्प्रिहेंशन, जिसका उपयोग अनसीन पैसेज में किया जाता है। अब हम अनसीन पैसेज के संदर्भ में यदि इसे समझने की कोशिश करें तो ये क्या है? अनसीन पैसेज का कॉम्प्रिहेंशन यानी पूरी तरह से उसे गहराई से समझना, और ऐसा करने के बाद ही आप उसमें पूछे गए प्रश्नों का आंसर दे पाते। यदि आपने उसे ध्यानपूर्वक पढ़ा है, उसके अर्थ को समझा है, तभी उस पर आधारित प्रश्नों का आप आंसर दे पाएंगे। इसलिए हम एक्सरसाइज को कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज कहते हैं, क्योंकि यहाँ ध्यान से पढ़ना और समझना दोनों जरूरी होते हैं। अब ये कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज के पीछे का मेन उद्देश्य क्या होता है, क्यों पूछी जाती है या स्टूडेंट्स को क्यों दी जाती है? इसके पीछे जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि आपकी किसी भी चीज को समझने की क्षमता को आंका जा सके, प्रश्नों के उत्तर देने की क्षमता को आंका जा सके, कि आप अपने शब्दों में प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं या नहीं। जानकारी आपको पूरी पैसेज में दी है, लेकिन एज इट इज वैसा का वैसा उत्तर आपको पैसेज में मिल जाए ऐसा जरूरी नहीं होता। ऐसा बचपन में हुआ करता था। अब आप जिस लेवल पे हो, जिस क्लास में पढ़ रहे हो, वहां पर ऐसा संभव नहीं है कि आपको डायरेक्ट आंसर दिया गया। आंसर आपको ढूंढना होता है, बनाना होता है दी गई जानकारी के आधार पर। और आपकी यही क्षमता को जांचने के लिए कि आप कितना समझ पा रहे हैं, कितनी शब्दों का अर्थ समझ पा रहे हैं, और जो जानकारी है उसमें से आंसर बना पा रहे हैं या नहीं, ये अनसीन पैसेज दिया जाता है। इस अनसीन पैसेज पर आधारित कई तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, या कुछ अधूरे वाक्य आपको दे दिए जाएं जिन्हें आपको इस अनसीन पैसेज के आधार पर पूरा करना है। फिल इन द ब्लैंक्स दिए जा सकते हैं, वोकेबलरी मतलब शब्दार्थ दिए जा सकते हैं, या उसमें से कुछ शब्दों का आपके खुद के वाक्यों में प्रयोग दिया जा सकता है। दोनों एक ही चीज होती है। कैसे? यदि आपको शब्दार्थ लिखना है तब भी आपको उन शब्दों के अर्थ मालूम होना जरूरी है, और यदि आपको उन शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग करना है तो वो भी आप तभी कर सकते हैं जब आप उन शब्दों के अर्थ जानते हैं। ये अनसीन पैसेज हमारे पेपर के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये 4 नंबर का तो आता ही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका जो 25 नंबर का पेपर है उसमें आपके मिनिमम पासिंग मार्क्स होते हैं 8, जिसमें से 4 से 5 नंबर का ये अनसीन पैसेज होता है। अब यदि ये 4 से 5 नंबर का अनसीन पैसेज आपने कर लिया तो केवल आपके पास होने की गारंटी नहीं मिल जाती, इससे आपके नंबर अच्छे लाने की भी गारंटी मिल जाती है, क्योंकि बाकी चीजें तो आप करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये जो मार्क्स है ये आपके सॉलिड मार्क्स होते हैं। जैसे बाकी प्रश्न उत्तर आप लिखते हैं तो उसमें आपको पूरे नंबर मिले
ऐसा जरूरी नहीं होता। आप सभी लोग जानते हैं कि भाषा में कभी भी पूरे नंबर नहीं मिलते, ग्रामर में हमेशा पूरे नंबर मिलते हैं। यदि आप साहित्य का पेपर देते हो, हिंदी साहित्य भी पढ़ रहे हो आप लोग, तो साहित्य में हमेशा आपको पूरे नंबर नहीं दिए जाएंगे, लेकिन हाँ, व्याकरण में आपको हमेशा पूरे नंबर मिलते हैं। उसी तरह ये अनसीन पैसेज में यदि आपने सारे आंसर सही लिखे हैं तो आपको पूरे नंबर मिलना तय है। इसलिए हम इसकी जितनी अच्छे से प्रैक्टिस करें उतना हमारे लिए फायदेमंद होता है। जैसे आप लोग अभी फोन का यूज करके आपके लेक्चर्स अटेंड करके पढ़ाई कर रहे हैं, उसी तरह आपके फोन में यदि आप गूगल सर्च पर ये टॉपिक डालेंगे, अनसीन पैसेजेस, सैंपल अनसीन पैसेज या अनसीन पैसेज एक्सरसाइजेस, तो आपके सामने बहुत सारे अनसीन पैसेज प्रैक्टिस के लिए आ जाएंगे, जिन्हें पढ़कर उनके क्वेश्चंस का आंसर प्रिपेयर करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इनकी। मनीषा, आपका माइक ऑफ कर लीजिए बेटा। अब सबसे पहली बात ये कि जब हमसे इन पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसका आंसर कैसे देना। तो हमेशा एक चीज ध्यान में रखिए कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने से पहले जब क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आता है, तब आप जब इस पैसेज को सॉल्व करने जा रहे हैं तो हर क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार पढ़िए। और जब पेपर आपको मिलता है तो पूरा पेपर पढ़ने की बजाय हम लोगों को अक्सर जल्दबाजी रहती है कि हम जल्दी से पेपर सॉल्व करना शुरू करते हैं। सही तरीका ये होता है कि आपको सफिशिएंट टाइम मिलता है 3 घंटे का, पहले 10 मिनट आप पेपर को पूरे कंसंट्रेशन से पढ़ने में खर्च कीजिए। इसे वेस्ट करना नहीं कहते, इसे खर्च करना कहते हैं, क्योंकि इसका हमें बेनिफिट मिलता है, रिटर्न मिलता है। ये 10 मिनट आप पूरे पेपर को केयरफुली पढ़िए। इसमें ये अनसीन पैसेज भी आता है। अब एक बार तो आपने जब पेपर पढ़ा तब इसे केयरफुली पढ़ लिया, दूसरी बार जब आप वहां पर पहुंचते हैं, मतलब उस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर पहुंचते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना एक सीक्वेंस होता है। किसी को कोई क्वेश्चन इजी लगता है तो वो उसे पहले करता है, किसी और को कुछ दूसरा इजी लगेगा तो वो उसे पहले करेगा। तो आप जिस भी सीरियल को फॉलो करें, जब भी आप इस अनसीन पैसेज को सॉल्व करने जाते हैं तब इसे दूसरी बार पढ़िए। ये होगी आपकी सेकेंड रीडिंग। और तीसरा, इस पे आधारित प्रश्न आप जब पढ़ते हैं तब आप उतने हिस्से को पढ़िए जहां पर इस प्रश्न का उत्तर संभावित है। अब ये कैसे पता चलेगा? ज्यादातर अधिकांशतया अनसीन पैसेज पर आधारित जितने क्वेश्चन होते हैं वो सीक्वेंस में ही पूछे जाते हैं, ऊपर नीचे नहीं पूछे जाते, अधिकांशतया ऐसा होता है। तो यदि आपसे पहला प्रश्न पूछा है तो ये बात तयशुदा है कि उसका आंसर आपको उसके पहले हिस्से में ही मिलेगा, शुरू की 3 या 4 लाइन। तो अब आप करेंगे तीसरी रीडिंग इस अनसीन पैसेज की, पर्टिकुलरली उस आंसर को ढूंढने के लिए। तो कैसे हुई आपकी 3 रीडिंग? एक, जब आपने क्वेश्चन पेपर पढ़ा तब इसे पढ़ा। सेकंड, जब आप इस क्वेश्चन तक पहुंचे तब पढ़ा। और तीसरा, जब इस पर आधारित क्वेश्चन सॉल्व करने थे तब हमने पढ़ा। ऐसा करने से आपका कोई भी आंसर गलत नहीं होगा। दूसरा फायदा इससे ये होता है कि 3 बार पढ़ने से हमें ये समझ में आ जाता है कि इस पैसेज में जो जनरल आइडिया डिस्कस किया है किस बारे में बात की जा रही है, किस विषय पर आधारित है। कई बार आपने अभी तक जो ऐसे सॉल्व किए उसमें इस तरह के क्वेश्चन भी आए होंगे कि गिव अ सूटेबल टाइटल टू द पैसेज, इसे एक उपयुक्त शीर्षक दीजिए, या इसका थीम बताइए
किस विषय वस्तु पर आधारित है। ये सब चीजें हमें कहाँ से क्लियर होती है, जब हम उसकी बार बार रीडिंग करते हैं। अभी तक हमारी आदत क्या होती है, जब भी आपको पैसेज का टाइटल ढूंढना होता है, आप पहली 2-3 लाइन पढ़ते हो, उसमें जो शब्द आपको सबसे ज्यादा इंप्रेसिव लगता है उसे आप टाइटल लिख देते हैं। जबकि टाइटल ढूंढने का या टाइटल लिखने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो शब्द या जो थॉट, जो आइडिया बार बार उसमें रिपीट हो रहा है, एक ही चीज बार बार आ रही है, तो वो थॉट जो रिपीट हो रहा है वो उसका सूटेबल टाइटल है या वो उसका थीम है। कैसे ढूंढेंगे आप, जिस चीज का रिपीटेशन हो रहा है वो उसका थीम है। अब जब थीम आपको क्लियर हो जाता है, आपको ये समझ में आ जाता है कि ये पैसेज किस विषय पर लिखा गया है, तो स्वाभाविक है कि आंसर देना भी आपके लिए इजी हो जाता है। अब आंसर कैसे देना है, उसके लिए कुछ स्टेप्स होती हैं जो हमें फॉलो करना है। पहली तो हमने कर ली कि सबसे पहले हमने पैसेज को ध्यान से पढ़ लिया, जिससे हमें उसके सब्जेक्ट का आइडिया हो गया कि किस विषय पर लिखा गया है। दूसरी बार जब इसे पढ़ेंगे आप, तो आप अगर चाहें तो कुछ छोटे से निशान केवल आपको समझ में आ जाए या केवल आपको दिखाई दें, डॉट या इस तरह के अपने पेपर पर लगा लें, जिससे आपको अंदाजा रहे कि आपने कौन सी चीज कहाँ ढूंढी थी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, क्वेश्चन का मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए। यदि व्हाई पूछा है मतलब क्यों यानी कारण पूछा जा रहा है। व्हेन पूछा है मतलब कब या समय पूछा जा रहा है। व्हाट पूछा है मतलब क्या हुआ ये पूछा जा रहा है। वेयर पूछा मतलब कहाँ हुआ, स्थान जगह पूछी जा रही है। हाउ मतलब कैसे हुआ। हुज मतलब किसका, और हुम मतलब किसको। ये सारे वो शब्द हैं जो प्रश्न पूछने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। अगर आप इन शब्दों का अर्थ सही जानते हैं तो आपका उत्तर गलत नहीं हो सकता। हमसे गलती ये होती है कि अगर हमसे वहां पर व्हाट की जगह हाउ लिख दिया और हमारे पैसेज में आंसर दिया है व्हाट का, तो हम हमारे पैसेज के अनुसार उस क्वेश्चन में वही आंसर लिख देते हैं जो हमें एज इट इज रेडीमेड मिल जाता है। बजाय कोई आंसर ढूंढने के हम क्या करते हैं, जो रेडीमेड हमें सामने दिख रहा है उसी को उस क्वेश्चन के साथ लिख देते हैं, जिससे हमारी मेहनत, टाइम तो जाता ही जाता है, नंबर भी चले जाते हैं। पहले क्वेश्चन का अर्थ अच्छी तरह समझिए कि वहां क्या पूछा गया है। नेक्स्ट स्टेप होती है, जब आपने अपने अवेलेबल आंसर्स को टिक कर लिया है तो उसमें से आंसर छांटिए और कोशिश ये कीजिए कि आप अपने शब्दों में आंसर लिखें। जैसा मैंने आपको अभी बताया, हमेशा यह संभव नहीं है कि आपको आंसर तैयार मिल जाएगा। हो सकता है जिस लाइन में आपको आंसर दिख रहा है एक्चुअली उसकी पहले वाली लाइन में। ऐसा कैसे संभव है ये आप सोच रहे होंगे। सपोज कोई अनसीन पैसेज दिया गया है आपको फ्रेंडशिप के ऊपर। अब उस अनसीन पैसेज के कोटेशन जनरली सुनते आ रहे हैं, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। जरूरत के समय पर काम आने वाला ही सच्चा मित्र होता है। अब ये लाइन हमारे पैसेज में दी गई थी, ठीक है, लेकिन इसी के पहले एक लाइन इससे जुड़ी हुई दी थी कि a friend who in need
must be called a friend. या who is a friend indeed. या इसी तरह का कोई दूसरा क्वेश्चन भी हो सकता है कि whom will you call a friend, आप फ्रेंड किसे कहेंगे। अब आप क्या करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है whom will you call a friend, आप इस कॉल शब्द को पकड़कर ढूंढेंगे कि ये कॉल शब्द अनसीन पैसेज में कहाँ है, जहां ये शब्द आएगा वही इसका आंसर है। और ऐसा संभव है कि ये जो कॉल शब्द आप ढूंढ रहे हैं ये और किसी संदर्भ में दिया गया हो, आपने केवल उस एक शब्द को पकड़ा, उस क्वेश्चन का मीनिंग नहीं समझा। वहां पूछा गया था कि आप फ्रेंड किसे कहोगे, आपने उस कॉल शब्द को पकड़ा, जहां आंसर था उसके नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया गया था यू शुड नॉट कॉल अ सेल्फिश पर्सन अ फ्रेंड, कि आपको एक स्वार्थी व्यक्ति को दोस्त नहीं कहना चाहिए। अब हमने प्रश्न पूछा था कि आपको दोस्त किसे कहना चाहिए, लेकिन आपने क्या ढूंढा था, कॉल। जहां आपको कॉल दिखा आपने आंसर लिख दिया, और आपने आंसर क्या लिखा, वी शुड नॉट कॉल अ सेल्फिश पर्सन अवर फ्रेंड। तो आपने जवाब किसका दिया है कि हमें फ्रेंड किसे नहीं कहना चाहिए, जबकि हमने पूछा क्या था, फ्रेंड किसे कहना चाहिए। तो हमेशा शब्दों को पकड़कर मत बैठिए, क्वेश्चन का अर्थ समझकर उसका आंसर ढूंढकर कोशिश कीजिए कि जैसे भाषा क्वेश्चन में पूछी है उन्हीं शब्दों में आप आंसर दें। आपको बचपन में भी टीचर ये चीज सिखाती होगी कि आधा उत्तर आपके प्रश्न में ही होता है, आपको केवल थोड़ा सा हेर फेर करना होता है। तो यहाँ भी आपको वही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। Whom will you call a friend? किसे दोस्त कहा जाएगा? A friend in need will be called a friend. अगर हमारा क्वेश्चन विल में पूछा है तो आपको आंसर भी विल में देना है, अगर शुड में पूछा है तो शुड में देना है। अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे तो आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक भी नहीं होगी। जो टेंस, जो फॉर्म आपको क्वेश्चन में दिया है आप उसी में आंसर लिखो, तो आपकी ग्रामर की भी गलती नहीं होगी और आपका आंसर भी सही होगा। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है, अब जैसे मैंने कहा, अब इसी पैसेज में, जो फ्रेंडशिप पे हमारा पैसेज था उसमें एक लाइन और दी गई थी, नेम ऑफ मोहन्स फ्रेंड इज अमित। मोहन के फ्रेंड का नाम क्या था, अमित था। अब नीचे हमसे क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज नेम ऑफ मोहन्स फ्रेंड। और क्योंकि आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे कि आपको सारे आंसर्स आते हैं, आपने जल्दबाजी में लिख दिया अमित। अब आपका आंसर सही है, लेकिन ये क्या है, इनकम्प्लीट आंसर है, अधूरा आंसर। यदि आपसे कहा जाता है कि आपको केवल एक शब्द में जवाब देना है, वन वर्ड में आंसर देना है, तो ही आप एक शब्द का यूज करेंगे, अदरवाइज आपको हर आंसर में पूरा सेंटेंस यूज करना है, जैसा आपसे प्रश्न में पूछा गया। मोहन्स फ्रेंड्स नेम इज अमित, अमित, या द नेम ऑफ मोहन्स फ्रेंड इज अमित। आप यदि ये सोच रहे हैं कि आपको एक नंबर का क्वेश्चन पूछा और आप केवल एक शब्द लिख देंगे और आपको नंबर मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, पूरा सेंटेंस उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, अगर आपको कुछ शब्द या फ्रेज ऐसे दिए गए हैं
जिनका अर्थ आपको लिखने के लिए कहा गया है। अब हो सकता है कि वो शब्द या फ्रेज आपके लिए नए हों, आपको उनका अर्थ उस समय नहीं ध्यान में आ रहा है, आप नहीं निकाल पा रहे हैं, तो उसके लिए फिर से वही तरीका करना है आपको कि उस पैसेज को फिर से पढ़ना है और ये देखना है कि उस शब्द को या उस फ्रेज को किस संदर्भ में यूज किया गया। अगर आप 2, 3, 4 बार इस चीज को पढ़ते हैं तो आप उस लगभग उसके अर्थ के आसपास पहुंच जाएंगे। आपको उससे ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा, आप लगभग उसके अर्थ के आसपास पहुंच जाएंगे। और जरूरी नहीं है कि वो अर्थ आपको एक शब्द में ही लिखना है। अगर उसका दूसरा शब्द जिसे हम पर्यायवाची कहते हैं, अगर हमें उसका एग्जैक्ट अर्थ इंग्लिश में नहीं लिखना आ रहा है तो आप 2 या 3 वर्ड्स में एक्सप्लेन करते हुए भी लिख सकते हैं। जैसे आपसे अगर पूछा गया है अ लॉट ऑफ, इसका मीनिंग लिखना है, तो इसका मीनिंग एक्चुअली क्या होता है? बहुत सारा, जो भी चीज बहुत ज्यादा हो क्वांटिटी में। अब आपको उसके लिए दूसरा शब्द उस वक्त नहीं समझ में आ रहा तो आप क्या लिखेंगे? टू मच इन क्वांटिटी। जरूरी नहीं कि आप एक शब्द में ही मीनिंग लिखें, आप उसे समझाते हुए वैसे ही शब्दों के ग्रुप का यूज भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जब भी आप अनसीन पैसेज पर आधारित क्वेश्चंस का आंसर लिख रहे हैं तो वहां पर कहीं भी आपको अपनी पर्सनल ओपिनियंस यूज नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये जो अनसीन पैसेज दिया गया था ये आपके पर्सनल विचार नहीं थे, ये किसी और लेखक के विचार हैं और उस लेखक ने जो जानकारी आपको दी है उसी के आधार पर आपको आगे बढ़ना है। इसलिए अगर आपसे किसी प्रश्न में ऐसा पूछा गया है कि आप इस विषय में क्या सोचते हैं, तो आपको आए जैसे शब्दों का प्रयोग करना है या अपने पर्सनल विचार रखना है। अदरवाइज जैसा आपको दिया है राइटर के अनुसार, आंसर में आपको क्या लिखना है? राइटर के अनुसार, लेखक के अनुसार। या ऐसा न भी लिखे तो जो जानकारी आपको दी गई है उसके आधार पर आपको अपना आंसर लिखना है, आई बी का प्रयोग न करते हुए। क्लियर है यहाँ तक? यस। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि टाइटल हमें अगर पैसेज का ढूंढना है तो हम कैसे ढूंढेंगे? सूटेबल टाइटल। सूटेबल टाइटल ढूंढने के लिए हमें उस पैसेज की जब हम कंटिन्यूअस रीडिंग करते हैं, रिपीटेड रीडिंग करते हैं, तो हमें पता चलता है कि वहां पर कौन सा थॉट ऐसा है, कौन सा आइडिया ऐसा है जो रिपीट हो रहा है, और उस रिपीट होने वाले आइडिया को ही हम अपना टाइटल बनाते हैं। जैसे अगर हमें एक पैसेज दिया है उसमें फ्रेंडशिप शब्द भी आया है और फ्रेंड भी आया है, तो हमें ये फोकस करना है कि उसमें ज्यादा बात किसके बारे में की जा रही है, किसी पर्टिकुलर फ्रेंड पर या फ्रेंडशिप पर। फ्रेंडशिप क्या है? एक फीलिंग है, एक इमोशन है, एक रिलेशनशिप का नाम है। तो हमें ये फोकस करना होगा कि हम इस पैसेज में रिपीटेडली बात किसके लिए करते हैं। राइटर अपने फ्रेंड पर ज्यादा जोर दे रहा है या फ्रेंडशिप की, दोस्ती की विशेषताएं बता रहा है। ऐसे कंफ्यूजिंग थॉट्स आपके पैसेज में हो सकते हैं, तो इसलिए ये जरूरी है कि आप उसकी रिपीटेड रीडिंग करें।
यहाँ तक सभी को क्लियर है? यस मैम। इसे लेकर आप लोग अपने कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं?